नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट इन ब्रीफ, एक्सप्लेन करना है। ए है, वाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कॉलोनीज में नेशनलिज्म की जो ग्रोथ थी वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से किस तरह से लिंक्ड थी। तो सबसे पहली चीज हम समझेंगे कॉलोनिज्म क्या है। कॉलोनिज्म, जब कोई कंट्री किसी कंट्री पे कब्जा तो करती है, साथ ही साथ वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसे भी अपने हाथ में ले लेती है, तो उसे हम कहते हैं कॉलोनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इंडिया में कॉलोनाइज सरकार ही थी। क्योंकि उन्होंने यहाँ की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपने हाथ में ले ली थी। किसानों पे ज़बरदस्ती का रेवेन्यू जो था वो बढ़ाया जा रहा था, लोगों पे टैक्स लगाए जा रहे थे। साथ ही साथ जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, जंगलों में रहा करते थे, उनको वहाँ से हटा दिया जा रहा था, क्योंकि वहाँ से वैल्यूएबल टिम्बर जो था, फॉरेस्ट वगैरह को इन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ आप जा नहीं सकते हो। तो जो वहाँ पर रहते थे, इस तरह से उनकी जीविका जो थी, ट्राइबल्स ग्रुप वगैरह जो थे, उनकी जीविका छीनने लगी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जंगलों को साफ करा के अपना प्लांटेशन कराने लगे। प्लांटेशन में किससे काम करा रहे थे, जो मजदूर थे, यहीं के जो लोग थे, उन्हीं से ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा था कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, कि आप छोड़ के भी नहीं जा सकते हो, मजदूरी भी सही नहीं दी जा रही है। तो क्या है, एक तरह से सबकी जीविका भी छिन रही है और ऊपर से उनके ऊपर अपनी नीतियां जो है वो ज़बरदस्ती की थोपी जा रही है और उनसे टैक्स वगैरह अलग से वसूला जा रहा है। अब ऐसे में क्या है, एक जैसे दुख वाले जो हैं वो एक तरफ आ गए। ठीक है, सबको लगने लगा, सबको आपस में एक यूनिटी दिखाई देने लगी। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ कि लोगों की फ्रीडम जो थी वो छिन गई। पहली चीज कि कॉलोनियल गवर्नमेंट की वजह से लोगों की फ्रीडम जो थी वो छिन गई। अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग जो जंगल में रहते थे वो रह नहीं सकते, उनकी जीविका अलग छिन गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, लोग जो थे वो फ्रीडम से दूर हो गए, उनकी फ्रीडम छिन गई। उसके अलावा जब उनके ऊपर ये चीज़ें इम्पोज की जा रही हैं, तो लोग जो थे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। जो एक जैसे संघर्ष वाले लोग थे, एक जैसी प्रॉब्लम वाले लोग थे, उन्हें आपस में एक बॉन्ड दिखाई देने लगा। क्योंकि सभी लोग एक ही लोगों के द्वारा दुख दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्हीं से ये सभी क्या है, पीड़ित हैं, उन्हीं से शोषित थे, तो इन्हें आपस में एक बॉन्ड दिखाई देने लगा। ठीक है, इसी वजह से क्या है, नेशनलिज्म का जो राइज था या फिर ग्रोथ थी कॉलोनीज में, वो लिंक्ड थी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि लोगों को पीड़ित किया जा रहा था। जो पीड़ित लोग थे, जो परेशान लोग थे, वो एक साथ आ गए, आपस में उन्हें एक बॉन्ड दिखाई देने लगा, और इसी वजह से जो नेशनलिज्म की ग्रोथ थी वो क्या थी, वो कॉलोनीज में नेशनलिज्म की जो ग्रोथ थी वो लिंक्ड थी किससे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी है, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में नेशनल मूवमेंट की ग्रोथ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने किस तरह से हेल्प की। तो सबसे पहली चीज़ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, यानी 1914 में, उस समय यहाँ से रूरल एरियाज से ज़बरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा था। अब देखिए, अपनी कंट्री के लिए लड़ना है तो लोग जाएंगे, लेकिन दूसरी कंट्री के लिए लड़ना है, और वो भी उस कंट्री के लिए जो आपके ऊपर राज कर रही है ज़बरदस्ती आकर, आपकी सारी चीज़ें जो है, आपकी जीविका जो है उसकी वजह से छिन रही है, उसके लिए आपको क्या करना है, लड़ने के लिए जाना है। तो लोगों के अंदर उसका गुस्सा था। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ, वॉर के दौरान ब्रिटेन ने बहुत सारा कर्ज ले रखा था अमेरिका से। यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ का जो धन था, वो सारा तो वॉर में लग ही रहा था। यहाँ के लोगों को भी ज़बरदस्ती भेजा जा रहा था। उसके अलावा जो अमेरिका से कर्ज लिया गया था उसे भी चुकाने के लिए ब्रिटेन क्या कर रहा था, यहाँ के ही लोगों से उसे वसूल रहा था। कैसे, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई, रेवेन्यू किसानों पर बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स जो था
उससे फर्स्ट टाइम लोग जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए, लोगों को पता चला इनकम टैक्स क्या है, लोगों को इनकम टैक्स फिर पे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या है, कर्ज चुकाने के लिए पैसे इकट्ठा करने थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो वो क्या कर रहे हैं, जगह जगह से जैसे जैसे हो सक रहा है वैसे वैसे टैक्स लगाना, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाना, रेवेन्यू, इस तरीके की चीज़ें ये कर रहे थे। तो लोगों के अंदर क्या था, गुस्सा आएगा ही। ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़बरदस्ती उन पर जब इम्पोज की जा रही थी। ठीक, अब इसी के साथ साथ 1818 टू 1819 में क्या हुआ कि सूखा पड़ गया, फसल खराब हो गई किसी वजह से। फिर उसके बाद 1920 टू 21 में क्या हुआ, दोबारा से फसल खराब हो गई। यानी कि जब बार बार फसल हम देख रहे हैं, दो बार फसल जब जल्दी जल्दी खराब हो रही है तो फूड ग्रेन्स जो हैं उनकी कमी होने लगी। ठीक है, फूड शॉर्टेज होने लगी। इसी टाइम में एक और काम हुआ, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया, जिसकी वजह से महामारी जो थी वो फैल गई। तो कंडीशन पहले ही वॉर की वजह से ख़राब हो रखी थी, उसके बाद फसल जो थी वो ख़राब हो गई, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, करीब 120 से 130 लाख लोग जो थे वो उनकी डेथ हो गई। किससे? भुखमरी और महामारी से। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये सारी कंडीशन जो थी जिनकी वजह से लोगों के अंदर बहुत सारा गुस्सा था, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से लोग जो थे वो बहुत गुस्सा थे। और इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसने नेशनलिज्म मूवमेंट जो थे उनकी ग्रोथ में, नेशनल मूवमेंट इंडिया में उनकी ग्रोथ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इस तरह से हेल्प की। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरा पैसा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की कंडीशन जो थी वो खराब हो रही थी, फसल वगैरह खराब हो गई। तो लोगों के अंदर गुस्सा आया, लोगों को आपस में एक यूनिटी दिखाई देने लगी कि अब इनको जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं उन्हें हटाना है। तो इस तरह से इंडिया में नेशनल मूवमेंट की जो ग्रोथ थी उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हेल्प की। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी है यहाँ पर, वाई वर इंडियंस आउटरेज्ड बाय द रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इंडियंस के द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया। सबसे पहली चीज कि रॉलेट एक्ट जो था उसका प्रस्ताव रखा गया 1919 में। ठीक है, तो जो इसकी काउंसिल टीम थी उसमें इंडियंस भी थे जिन्होंने मना किया कि ये जो एक्ट है वो पूरी तरह से भारतीयों के खिलाफ है, इसलिए ये एक्ट नहीं लाया जाना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि लगातार बैक टू बैक जो महात्मा गांधी ने 3 सत्याग्रह किए थे उससे वो डरी हुई थी, इसलिए उनकी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो टीम थी उन्होंने इस रॉलेट एक्ट को पास कर दिया जल्दबाजी में, क्योंकि वो डरे हुए थे कि फिर से कोई सत्याग्रह स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने पास कर दिया। अब इसके तहत क्या था कि जो इंडियंस हैं वो कहीं ग्रुप बनाकर बात भी नहीं कर सकते हैं, इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो लोग लगे हुए हैं उनको पूरी तरह से प्रेशराइज किया जा रहा था, उन्हें पूरी तरह से दबाया जा रहा था। मतलब ये कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनके हाथ में एक अच्छी खासी पावर आ गई थी कि लोग इंडियंस जो थे वो ग्रुप बनाकर बात नहीं कर सकते थे, मतलब ग्रुप में वो इकट्ठे नहीं हो सकते थे। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो इनकी थी इंडियंस की वो दबाई जा रही थी, और साथ ही साथ जो भी पॉलिटिकल कैदी जो बन जा रहा था उसे क्या किया जा रहा था कि उसे बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में रखने की बात थी, कि बिना ट्रायल उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये क्या थी, पूरी तरह से इंडियंस के विरोध में थी, और ये पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको क्या कर रही थी, पावर दे रही थी। इसी वजह से इंडियंस जो थे उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी है यहाँ पर, वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस लेने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि पहली चीज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में स्टार्ट किया गया, गांधी जी नॉन वायलेंस तरीके से इसे चलाना चाहते थे क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, वायलेंस वो नहीं चाहते थे। ऐसा ही उन्होंने लोगों से कॉल भी किया कि नॉन वायलेंस तरीके से इसे चलाएंगे। जगह जगह पे लोगों ने अपने अकॉर्डिंग लिया, जैसे शहरों में लोग जो थे नौकरियों को छोड़े, स्कूल को छोड़े, जो विदेशी कपड़ों को यूज़ करते थे उसे छोड़ा उन्होंने। बागानों में जहाँ प्लांटेशन वगैरह था ज़बरदस्ती लोगों से काम कराया जाता था, तो वो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने लिया कि अब हमको कहीं और पे गांधी जी जो है वो ज़मीन देंगे और हम वहाँ पर खेती करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के से लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग इस मूवमेंट को लिया। ठीक है, गांधी जी से कैसे चलाना चाहते थे, नॉन वायलेंस तरीके से। धीरे धीरे मूवमेंट जो था वो वायलेंट होता गया, कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कार्रवाई हो रही थी, कभी इंडियंस की तरफ से कार्रवाई हो रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन, वहाँ पर चौरी चौरा में
पुलिस चौकी में क्या किया गया कि 8 पुलिस वालों को जो इंडियंस थे इन्होंने जला दिया पुलिस चौकी के अंदर ही। यानी ये घटना इतनी ज़्यादा वायलेंस हो गई जिसकी वजह से गांधी जी जो थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए और अब उन्हें लगा कि अब ये कॉर्पोरेट जो मूवमेंट है वो बंद कर देना चाहिए। दोबारा जब इसे शुरू किया जाएगा तो लोगों को ट्रेन करके तब शुरू किया जाएगा, यानी कि दोबारा मूवमेंट चलाने के लिए लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। तो जो वायलेंस हो रहे थे इससे दुखी होकर गांधी जी ने यहाँ पर ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था उसे बंद कर दिया। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह के आइडिया से आप क्या समझते हैं या सत्याग्रह के आइडिया का क्या मतलब है। तो अगर हम बात करें सत्याग्रह का आइडिया जो कि लाया था महात्मा गांधी ने, और उनका मानना था कि सत्याग्रह के बल पर हम बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी लड़ाई में जीत पा सकते हैं। ठीक है, अब सत्याग्रह का मतलब की बात करें तो सत्याग्रह जो कि वर्ड बना है सत्य प्लस आग्रह से। ठीक है, सत्य आपका सत्य हो गया, आग्रह सत्य प्लस आग्रह से बना है। इसका मतलब अगर हम कहें तो ट्रूथ ऑफ पावर। ठीक है, तो यानी सत्य की जो शक्ति है उस पे आग्रह प्लस सत्य की जो खोज है वो आपका हुआ सत्याग्रह। यानी कि सत्य की राह पर चलते हुए आप किसी भी लड़ाई को लड़ सकते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि अगर कोई, ठीक है, महात्मा गांधी का मानना था कि अगर किसी की लड़ाई है, कोई अगर स्ट्रगल कर रहा है, किसी के अन्याय के खिलाफ कोई स्ट्रगल कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो उसे पीड़ित कर रहा है, जो उसे परेशान कर रहा है, उसके लिए जो लड़ाई लड़नी है उसके लिए उस पर्सन का बहुत ज़्यादा पावरफुल होना ज़रूरी है। ठीक है, अलग से पावर होने की जरूरत नहीं है कि आप वो इंसान अगर बहुत ताकतवर है तभी वो जीतेगा। वो सत्य की राह पर चलते हुए सत्याग्रह को अपनाते हुए वो जीत सकता है। ठीक है, उनका मानना था कि सत्याग्रह जो है बिना किसी लड़ाई के, बिना वायलेंस के, बिना पावरफुल हुए ही उस पर जीत पाई जा सकती है। और उनका मानना था कि सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह के बल पर बड़ी लड़ाई जो है वो जीती जा सकती है। सत्याग्रह का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन आखिरी में जीत जो होगी वो सत्य की ही होगी। ठीक है, तो सत्याग्रह का मतलब क्या था, सत्य की राह पर चलना। ठीक है, सत्य की राह पर चलना, सत्य पे की जो पावर है उसको समझना और उस पर आग्रह करना। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी है। किस पे, टॉपिक्स आपके सामने है द जलियांवाला बाग मैसेकेयर एंड सेकंड आपका है द साइमन कमीशन। तो पहले बात हम करेंगे द जलियांवाला बाग मैसेकेयर, इसे कह सकते हैं जलियांवाला बाग मैसेकेयर या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जो भी कह लें, तो इस पे हमें रिपोर्ट लिखनी है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट कैसे कि न्यूज़पेपर पे आप देखते हैं आर्टिकल जो होते हैं वो लिखे होते हैं, जैसे कि आपकी बुक में लिखा हो उसी तरीके से आर्टिकल जो है वो न्यूज़पेपर में भी लिखे होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसमें आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आसपास के लोगों ने कैसे कहा, इस तरीके की बातें होती हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है, हम चाहें तो आर्टिकल भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, और आप उसमें ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो बात करेंगे हम सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। ठीक है, हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ, मैसेकेयर हुआ, जो भी कह लीजिए। तो जलियांवाला बाग मैसेकेयर जो था वो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग ग्राउंड में हुआ था। ठीक, तो अगर हम बात करें कि ये क्या था तो आपको पता भी होगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का मेला लगा था अमृतसर में जलियांवाला बाग ग्राउंड पर, जहां पर लोग जो थे वो एंजॉय करने गए थे। क्या, मेले को एंजॉय करने गए थे, जो बैसाखी का मेला था। उसमें कुछ लोग जो थे वो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनके अगेंस्ट भी जो लोग थे वो भी थे, और साथ ही साथ जो गांव के लोग थे वो मेले में अपना एंजॉय करने के लिए पहुंचे थे। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उस टाइम पे मार्शल लॉ लगा रखा था, जिसके तहत कि इंडियंस जो है वो ग्रुप नहीं बना सकते हैं, जगह जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते। इस तरीके की बात थी कि अगर ऐसा है तो उन्हें तुरंत पकड़ लिया जाएगा, उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा और बिना इन्वेस्टिगेशन के उनको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इस तरीके की बात जो थी वो मार्शल लॉ के तहत थी। मार्शल लॉ लगाया गया था जिसके बारे में जो गांव वाले थे उनको पता नहीं था। ठीक है, जो लोग वहां उस मेले में पहुंचे थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके अगेंस्ट जो लोग पहुंचे थे तो वो तो वहां पर थे, और उसके अलावा बाकी जो गांव के निर्दोष लोग थे जिनको उस बारे में पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लगाया गया है या फिर मार्शल लॉ क्या है, वो सभी उस मेले में इकट्ठा हुए। यानी एक बड़ी संख्या में लोग उस जगह पर जलियांवाला बाग जो ग्राउंड था वहां पर इकट्ठा हुए। जनरल डायर जो कि अपनी
पुलिस अपनी जो फोर्स थी उसके साथ वहां पर पहुंचा और उसने सारे एग्जिट पॉइंट जो थे उसे बंद करा दिया और धुआंधार लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिससे कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर में आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखना है। तो यही कि ये हत्याकांड इस दिन हुआ जिसमें कि ये लोग शामिल थे, यानी कि जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग शामिल थे और साथ ही साथ गांव वाले लोग जो थे वो एंजॉय करने के लिए गए थे। उसी दौरान जनरल डायर जो था वो अपनी फोर्स के साथ घुसा, उसने सारे एग्जिट पॉइंट जो थे वो बंद करा दिए और धुआंधार गोलियां जो थी वो चलवा दी, जिसकी वजह से जो निर्दोष लोग थे जिन्हें मार्शल लॉ के बारे में भी पता नहीं था, लोग जो एंजॉय करने आए थे, उनकी जान चली गई। ठीक है, जिसकी वजह से पूरा देश जो है वो काफी सदमे में है या बहुत दुखी है, बहुत आक्रोश में है। ठीक, इस तरीके से ये आपकी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। बाकी इसमें आप जो ऐड करना चाहेंगे वो कर लेंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं द साइमन कमीशन। तो द साइमन कमीशन जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो टोरी सरकार थी उनकी तरफ से गठित किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था साइमन कमीशन, जो कि किस लिए ऑर्गेनाइज हुआ था, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस के लिए वो आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम जो है उसकी स्टडी के लिए इसको गठित किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। और जब ये जो कमीशन जो ये बना और जब ये भारत आया, क्योंकि ये जो कमीशन जो था ना, भारत आया तो लोगों ने इसका विरोध किया, इसलिए विरोध किया क्योंकि ये जो कमीशन बनाया गया साइमन कमीशन, जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की स्टडी के लिए बना था, तो इस कमीशन में जो ये कमीशन बनाया गया तो इस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वो काफी नाराज हुए थे। और इसी वजह से जब ये साइमन कमीशन जो है वो जब इंडिया आया तो इंडियंस जो थे उन्होंने उनका वेलकम कैसे किया, साइमन गो बैक के नारे के साथ। ठीक है, उन्होंने साइमन गो बैक इस तरीके का नारा लगाया। तो अब यहाँ पर क्या है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्या आप दोगे कि साइमन कमीशन जो कि ब्रिटिश की टोरी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने गठित किया और उन्होंने इसका गठन किस लिए किया या फिर इसको ऑर्गेनाइज इसलिए किया जिससे कि ये इंडिया में के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की स्टडी कर सके, इसलिए। और इसमें एक भी भारतीय मेंबर के ना होने की वजह से भारतीय जो थे बहुत आक्रोशित थे, इंडियंस जो थे बहुत ही नाराज थे, जिसकी वजह से उन्होंने साइमन कमीशन का जो स्वागत किया, वेलकम किया, वो साइमन गो बैक के नारे के साथ किया। तो इस तरीके से आप इस पे न्यूज़पेपर रिपोर्ट दे सकते हैं। और जिसमें कि इसमें साथ जो था तो इसमें सभी वर्गों ने साथ दिया। ठीक है, जो ये साइमन कमीशन के खिलाफ जो नारे लगाए जा रहे थे इसमें सभी वर्गों ने साथ दिया, जैसे मुस्लिम लीग जो था, कांग्रेस पार्टी जो थी, बाकी लोग जो थे, सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। साइमन गो बैक यानी साइमन कमीशन वापस जाओ के जो नारे लग रहे थे या उनके जो विरोध हो रहे थे उसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। यानी कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसमें सभी पार्टीज जो थी और जो मुस्लिम लीग वगैरह थे वो सब लोग साथ में आ गए इसके विरोध में। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर द इमेजेस ऑफ भारत माता इन दिस चैप्टर विद द इमेज ऑफ जर्मेनिया इन चैप्टर 1। देखिए बच्चों, आपने यहाँ पर चैप्टर अपना पढ़ा, इस चैप्टर में आपने भारत माता का इमेज देखा। ठीक है, उसके बारे में कुछ लिखा था वो भी आपने पढ़ा, साथ ही साथ चैप्टर 1 में आपने जर्मेनिया का पिक्चर देखा और उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों इमेजेस को यानी भारत माता और जर्मेनिया की इमेजेस को आपको कंपेयर करना है। अब भारत माता का इमेज अगर हम देखते हैं तो कैसी दिख रही है, वो तपस्वी की तरह दिख रही हैं। ये पिक्चर रवि वर्मा ने बनाया था, जिसे कि 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेंट किया था। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसे पेंट किया था 1905 में। अब अगर देखें तो ये कैसी दिख रही हैं, तपस्वी की तरह, एलिगेरी ऑफ इंडिया, एलिगेरी ऑफ जर्मनी। ठीक, इनका लुक अगर देखें तपस्वी की तरह है, सन्यासिनी की तरह है, इनके हाथों में कपड़े हैं। ठीक है, क्लोथ है, इधर क्या है, बुक है, इधर प्लांट्स हैं जिससे कि हमें फूड मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इनके हाथों में माला है जो कि दिखा रहा है कि ये एजुकेशन, क्लोथ एंड फूड जो है वो हमें दे रही हैं और माला है दैवी गुणों से युक्त हैं। ठीक है, अब दूसरा पिक्चर अगर हम भारत माता का देखते हैं, इनके हाथों में त्रिशूल है, फ्लैग तो है ही। ठीक है, त्रिशूल है और ये लायन एंड एलिफेंट के बीच में खड़ी हैं, जो कि दोनों ही अथॉरिटी एंड पावर को शो करते हैं या अथॉरिटी एंड पावर का सिंबल है लायन एंड एलिफेंट आपके।
अब आते हैं जर्मेनिया। जर्मेनिया जो कि जर्मनी की एलिगेरी, जिन्होंने ओक लीव्स का क्राउन पहन रखा है, जो कि सिंबल है, ओक लीव्स जो कि सिंबल है वेलर का, वीरता का। ठीक है, इनके हाथों में क्या है, तलवार है, और ये बिल्कुल निर्भीक खड़ी हैं, फियरलेस खड़ी हैं, जो कि शो करता है कि ये फियरलेस हैं और अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हर समय रेडी हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंपैरिजन। अब आगे क्या है लिखे हुए में देख लेंगे। ठीक है, एलिगेरी ऑफ इंडिया, एलिगेरी ऑफ जर्मनी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेंट किया 1905 में, यहाँ पर बिल्ड फिलिप वेट 1848। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर इमेजेस को देखा जाए तो उनके हाथ में एजुकेशन, फूड एंड क्लोथ, मतलब जो चीजें हैं शो करते हैं कि वो हमें ये चीजें दे रही हैं। ठीक, इसमें अगर देखें इस पोर्ट्रेट में तो वो एक तपस्वी की तरह दिख रही हैं। शी इज सीन टू बी काम, सीरियस, पोजेस्ड डिवाइन क्वालिटीज के साथ, दैवी गुणों के साथ वो दिख रही हैं, बिल्कुल काम, सीरियस, इस टाइप की। ठीक है, दूसरा इमेज जो है भारत माता का, उसने हाथ में क्या है, उनके हाथ में त्रिशूल है जो होल्ड कर रखा है, जो कि लायन एंड एलिफेंट के बीच में खड़ी हैं, और दोनों ही पावर एंड अथॉरिटी को शो करते हैं। अब बात करते हैं जर्मेनिया। जर्मेनिया, एलिगेरी ऑफ जर्मनी, बिल्ट बाय फिलिप वेट 1848 एंड वियर्स ओक क्राउन। ठीक है, ओक लीव्स का क्राउन पहन रखा है, जो कि शो सिंबल है किसका, वेलर का। फिर आगे क्या है कि ये फियरलेस बिल्कुल खड़ी है, ब्रेव है, और साथ में इनके हाथ में जो तलवार है शो करती है कि अपने नेशन की रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। तो आई होप कि आपको ये कंपेयर जो है आराम से आप कर लेंगे। इसमें कुछ और पॉइंट्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया कि इस चैप्टर के नेशनलिज्म इन इंडिया के हमने इसके पहले एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो थे वो कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद इसमें कुछ डिस्कस क्वेश्चन थे, उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स विच ज्वाइंट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑफ 1921, then choose any three and write about their hopes and struggles to show why they joined the movement। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि डिफरेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स थे उन्होंने किन किन सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, साथ ही साथ कि उनका जो स्ट्रगल था, उनकी जो होप्स थी वो क्या थी, और उन्होंने इस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया। ठीक है, तो हम अगर बात करें इसकी तो पहले तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात करेंगे। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या था, महात्मा गांधी जब वो इंडिया नहीं आए थे उसके पहले ही 1909 में उन्होंने पूर्ण स्वराज नाम की बुक लिखी, जिसमें उन्होंने लिख रखा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस के ऊपर इसलिए कब्जा किए हुए हैं, इसलिए उन्हें कंट्रोल कर पा रहे हैं क्योंकि जो इंडियंस हैं या हम लोग जो हैं वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम अपना सपोर्ट जो है वो खींच लें तो उनका जो कंट्रोल है वो हमारे ऊपर से खत्म हो जाएगा। सपोर्ट से मतलब क्या था कि एक तो हम उनकी बातें मान रहे हैं, जैसे जैसे वो कर रहे हैं करने दे रहे हैं, जो विदेश से चीजें आ रही हैं उसे हम यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से वो फ्लरिश हो रहे हैं। तो इस तरीके की बातें थी। अब यहाँ पर क्या था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था वो शुरू करना था, जिससे कि जो उनकी जिस तरीके से वो स्ट्रांग है, जिन वजहों से वो स्ट्रांग है, जब वो वजह ही नहीं रहेगी तो वो स्ट्रांग नहीं रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है 1921 में स्टार्ट करने की बात। अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था वो स्टार्ट तो किया गया, लेकिन और जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन हुआ क्या कि जो भी ग्रुप्स थे सबने इसको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग इसको समझा और उसी तरह से पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेट किया। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास जो था उन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्यों किया? क्योंकि वो देख रहे थे कि लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर जो प्रमोशन वगैरह मिल रहा है, प्रेफरेंस मिल रही है, वो किसी मिल रही है, ब्रिटिशर्स को मिल रही है। काम तो बराबर ही कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो इक्वलिटी के लिए इन्होंने किया। ठीक है, मर्चेंट क्लास की बात करें तो बाहर से चीज़ें आ रही थी, तो जो व्यापारी वर्ग था जिस तरीके से इन्होंने जिन चीज़ों में पैसा लगा रखा था, एक तो इनसे विदेशी चीज़ों में भी पैसा लगाने को कहा जा रहा था, दूसरे जिन चीज़ों में इन्होंने पैसा लगा रखा था बाहर से चीज़ें आ रही तो यहाँ के लोग जो है उन्हें यूज़ कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से इन्हें घाटा हो रहा था, तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ले लिया। जनरल पब्लिक अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ले लिया। फार्मर्स रूरल एरियाज में देखें तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ले लिया। उनकी लड़ाई किससे थी? तालुकदार, जमींदार की, जो कि उनसे रेवेन्यू वगैरह एक्स्ट्रा लेते थे। ठीक है,
एक तो जमींदार अपनी तरफ से भी लेते थे, प्लस उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भी था, इसलिए लेकिन उन्हें लेता कौन था? लेते ये जमींदार वगैरह ही थे। तो फार्मर्स के दुश्मन कौन हुए? वही जमींदार तालुकदार यही हुए। तो इनकी उनसे लड़ाई थी। ट्राइबल्स जो थे तो उन्हें जंगलों से हटा दिया गया था, ठीक है। नए नए एक्ट ला दिए गए थे कि आप वहाँ नहीं रह सकते, जहाँ वो रहते थे, जो उनका लाइवलीहुड था उसी से उनको हटा दिया गया था। तो इसलिए था। प्लांटेशन वर्कर्स की बात करें तो ज़बरदस्ती लोगों से काम कराया जाता था। बहुत लंबे टाइम तक लोग अपनी फैमिली से मिल नहीं सकते थे, बिना परमिशन वो उन प्लांटेशन एरिया जो था उससे बाहर नहीं जा सकते थे। तो इसलिए इनका जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का वो था, मोटिव था, वो ये था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि किन किन ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा भी और भी ग्रुप्स थे, जैसे अगर हम देखें जो दलित थे वो थे, लेकिन वो उनका पूरा पार्टिसिपेशन नहीं था, क्योंकि उन्हें वो चीज़ें जो थी अपने फेवर में उतनी नहीं समझ में आ रही थी। मुस्लिम लीग की बात करें तो वो उनका भी पार्टिसिपेशन था, मगर ज़्यादा नहीं था, ठीक। अब इसमें क्या करना था? 3 ग्रुप्स आपको लेने थे, जिसके बारे में बताना है कि उन्होंने क्या स्ट्रगल फेस किया और उन्होंने इस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास की बात करें तो बच्चे जो थे, अब क्या था यहाँ पे? स्वदेशी चीजें अपनाने की बात थी, ठीक है, कि हम जब उन्हें सहयोग नहीं करेंगे, हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे फ्लरिश होंगे। तो यहाँ पर बात हुई एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो इसमें जो ये कौन थे? जो सिटीज में रह रहे थे। तो जो बच्चे थे स्कूलों में पढ़ रहे थे, तो गवर्नमेंट स्कूल थे, वो विदेशी ही थे। तो जिसकी वजह से क्या था कि वो लोग उन बच्चों ने अपने स्कूल कॉलेज जो थे वो छोड़ दिए। जो लोग जॉब कर रहे थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे थे? ये फेस कर रहे थे कि वहां पर इक्वलिटी नहीं थी। तो इन्होंने मूवमेंट में किस तरह से पार्ट लिया? राइट टू इक्वलिटी के लिए ये इन्वॉल्व हुए मूवमेंट में, क्योंकि ये इक्वलिटी चाह रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं फार्मर्स, ठीक है। फार्मर्स इन रूरल एरियाज, इनकी बात करें तो फार्मर्स जो थे इन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया? तो फार्मर्स जो थे, जो तालुकदार थे, जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स वगैरह जो थे, तो वो क्या करते थे? इनसे काम ज्यादा लेते थे, साथ ही साथ इन पे कुछ भी रेंट लगा दिया, अगर रेंट जो था वो बढ़ा के लिया करते थे, अलग से रेवेन्यू लगा दिया करते थे। जहां पर ये खेती कर रहे हो लंबे टाइम तक नहीं करने देते थे, या इनकी भी जमीनों से इन्हें हटा दिया करते थे। इसके अलावा पेजेंट जो थे उनसे ये बेगारी पे काम कराया करते थे। बेगारी पे मतलब कि उसके एवज में उन्हें कुछ देते नहीं थे, फ्री में काम कराते थे। तो ये इस तरह का स्ट्रगल फेस कर रहे थे। तो इसलिए इनकी जो लड़ाई थी वो किसके लिए थी? तालुकदार और जमींदार जो थे उनके लिए थी। तो जो फार्मर्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया? इनसे छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, कि अपनी लाइफ को सही से बिता सके और इनसे छुटकारा पा सके, जो लैंडलॉर्ड थे, तालुकदार थे, इनसे। फिर आते हैं हम थर्ड, प्लांटेशन वर्कर्स। तो प्लांटेशन वर्कर्स की बात करें तो 1859 में एक्ट ऑफ इनलैंड इमिग्रेशन के तहत क्या किया गया? लोगों को जो प्लांटेशन थे, टी प्लांटेशन, कुछ जो थे काम करने जाते थे, उन्हें पीछे की बात नहीं पता थी कि वहां जाएंगे तो वहीं के होके रहना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ लोगों को जबरदस्ती वहां पकड़ कर ले जाते थे लोग काम कराने के लिए। अब जो लोग काम कर रहे थे तो ठीक है, काम करें, फिर अपने घर वालों से मिले, वहां अपना आया जाए तब तो ठीक है, लेकिन वहां पर काम कराया जाता था और बिना परमिशन के लोग बाहर नहीं जा पाते थे। बहुत लंबे टाइम तक लोग अपनी फैमिली से मिल नहीं पाते थे। तो ये लोग इस तरह का स्ट्रगल फेस कर रहे थे। इन्होंने ज्वाइन क्यों किया? तो इस मूवमेंट को इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया, इन प्लांटेशन जो मालिक थे इनसे छुटकारा पाने के लिए। और उसी बीच वहां पे एक अफवाह भी फैल गई कि महात्मा गांधी आ गए हैं, अब वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किस लिए था? कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स को, इसलिए था, हम उनकी चीजें नहीं यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हर किसी ने क्या किया? अपने अपने अकॉर्डिंग इसे लिया, और सबको यही लगा कि महात्मा गांधी आ गए हैं और हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो सबने अपने अपने अकॉर्डिंग लिया। तो प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उन्हें लगा कि महात्मा गांधी आ गए, अफवाह ये फैल गई कि सभी को लैंड मिलेगी, सब लोग वहां जाकर काम करेंगे, अपने अपने गांव में हम चल सकते हैं, लैंड मिल जाएगी, हम वहां पर खेती करेंगे, आराम से रहेंगे। तो लोग जो थे प्लांटेशन से भागने लगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ? छोड़ छोड़ कर भागने लगे वहां से, और इस तरह से उन्होंने मूवमेंट में पार्ट लिया कि उन्होंने उनकी जो आज्ञा थी कि आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते हो, उसे उन्होंने डिसओबे किया और वहां से भाग निकले। ये और बात है कि निकलने के बाद उनकी बहुत ज्यादा पिटाई भी हुई। तो इस तरह से सभी ग्रुप्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग इसमें पार्टिसिपेट किया। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, डिस्कस द सॉल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहली चीज कि आपको सॉल्ट मार्च जो है वो डिस्कस करना है, साथ ही साथ बताना है कॉलोनिज्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस का ये किस तरह से इफेक्टिव सिंबल था, यानी प्रतिरोध का किस तरह से ये इफेक्टिव सिंबल था, ये आपको क्लियर करना है। तो सबसे पहले सॉल्ट मार्च की हम लोग बात करेंगे।
तो सॉल्ट मार्च जो था वो क्या था, कैसे था, आप लोग को इसका अंदाजा तो होगा। तो सॉल्ट मार्च पे अगर हमें डिस्कस करना है तो महात्मा गांधी ने लोगों को एक साथ लाने के लिए, क्यों, क्योंकि पहले जो मूवमेंट हुए वो नॉन वायलेंस चाहते थे, लेकिन लोगों ने उसको अपने अपने तरीके से लिया और वो वायलेंट हो गए। अब महात्मा गांधी ने सोचा कि लोगों को इसके लिए पहले ट्रेन करना होगा, उसके बाद हम लोग कोई मूवमेंट जो है वो शुरू करें। तो सबको साथ में लाना होगा, मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और उन चीजों को समझें। तो इसके लिए उन्होंने क्या तरकीब निकाली कि एक कुछ ऐसी चीज ली जाए जो कि सभी पे असर हो, जिसका या सभी के हित की हो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इरविन को 31 जनवरी 1930 को, ठीक है, 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने, जो इंडिया का वायसराय था लॉर्ड इरविन, उन्हें एक लेटर लिखा जिसमें कि 11 डिमांड उन्होंने रखी थी। उन डिमांड में कुछ सिंपल सी डिमांड थी और कुछ खास डिमांड थी, ठीक है। लेकिन उसमें अगर हम बात करें तो सबसे मेन डिमांड जो थी वो क्या थी, सॉल्ट पर से टैक्स हटाने को लेकर थी। उन्होंने इस डिमांड को ही क्यों चुना, महात्मा गांधी ने सॉल्ट के लिए क्यों चुना, क्योंकि उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि सबको साथ में लाना है तो कुछ ऐसी चीज रखनी है जो कि सभी के हित के लिए रहे। यानी कि इसको कोई बड़े से बड़ा इंसान है वो भी खाएगा, छोटा है वो भी यूज करता है सॉल्ट, अमीर है वो भी यूज करेगा, गरीब है वो भी यूज करेगा, जो रोजगार में है वो भी यूज करेगा, जो अनएम्प्लॉयड है वो भी यूज करेगा, शहर वाला भी यूज करेगा, गांव वाला भी यूज करेगा। यानी कि नमक एक ऐसी चीज थी जिसे कि सभी यूज करते, इसीलिए उन्होंने इसका मुद्दा उठाया, ठीक है। तो सॉल्ट पर से टैक्स हटाने की डिमांड उन्होंने मांगी और उन्होंने बोला अगर 11 मार्च तक ये डिमांड नहीं मानी जाएगी तो कांग्रेस जो है वो सिविल डिसोबीडियंस कर देगी। इरविन जो कि झुकने को तैयार नहीं था, तो उन्होंने उनकी डिमांड नहीं मानी, जिसकी वजह से 11 मार्च के बाद गांधी जी ने अपने ट्रस्टेड 78 वॉलंटियर्स को साथ लिया और उसके बाद उनके आश्रम से 240 माइल दूर दांडी के लिए उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। पर डे वो 10 माइल्स तक चलते थे। जिस तरह से ये यात्रा जो थी वो 24 डेज में कंप्लीट हुई, ठीक। अब ये महात्मा गांधी जो थे ये दांडी के लिए मार्च तो कर रहे थे, दांडी तक जा तो रहे थे, साथ ही साथ इनके साथ जो इनके वॉलंटियर्स थे वो थे, उसके साथ ही साथ उन्हें जो भी रास्ते में मिलता जा रहा था उनसे वो बातें कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे। किस लिए कि वो सिविल डिसोबीडियंस के बारे में लोगों को समझा रहे थे कि लोगों को साथ आना होगा और शांतिपूर्ण डिसोबीडियंस जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से बात करते हुए वो पहुंचे कब, 6 अप्रैल को वो पहुंचे दांडी। वहां पर जाकर उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाकर सिविल डिसोबीडियंस जो था या फिर कह सकते हैं कानून का जो उल्लंघन था वो उन्होंने किया, ठीक है। यहाँ डिसोबीडियंस किया क्योंकि ब्रिटिशर्स की तरफ से रोक थी, कोई जा नहीं सकता था, नमक पे टैक्स था, नमक आप अपने से बना नहीं सकते थे, तो इसलिए उन्होंने वहां पर नमक को बनाकर नमक कानून को तोड़ा, ठीक है। इस तरह से उन्होंने डिसोबीडियंस जो था वो दिखाया और इसमें लोग जो थे उनके साथ उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक। तो ये हमारी चर्चा हो गई किस पे, ये हमारी चर्चा हो गई सॉल्ट मार्च पे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो है कि कितने माइल था और कितने वॉलंटियर्स थे, ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या था कि कॉलोनिज्म के अगेंस्ट, ठीक है, कॉलोनिज्म के अगेंस्ट जो था रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का ये किस तरह से इफेक्टिव सिंबल था। तो इसी तरह से था कि इन्होंने क्या किया कि लोगों को साथ में ले गए और नमक को उबालकर समुद्र के पानी को उबालकर नमक को बनाकर उन्होंने उस कानून को तोड़ा। अब जब लोगों में ये जागरूकता आ गई और इन्होंने लोगों को भाई तैयार भी किया उस हिसाब से, तो लोग जो थे जिन जिन चीजों पर रोक लगाई गई थी उसका भी सिविल डिसोबीडियंस के अंतर्गत उसको लाते गए। जैसे कि सॉल्ट कानून जो था उसे उन्होंने तोड़ा, शराब की जो दुकान थी उसकी पिकेटिंग की गई, उसके साथ ही साथ क्या किया गया कि जो ट्रेडर्स थे उन पे जिस तरीके से रोक लगी गई हुई थी, या फिर जो बागानों में जो लोग काम करते थे, प्लांटर्स जो थे, उन्हें जबरदस्ती उनसे काम कराया जा रहा था, तो उन्होंने वो भी वहां से अपने हटने को कि कानून जो था उस तरीके से तोड़े, तो वो भी उन जगहों को छोड़कर चले गए। उसके साथ ही साथ जो ट्राइबल्स थे जिन्हें कि जंगलों से हटा दिया गया था वो वापस
जंगलों में जाने लगे। बस शर्त ये थी कि इसको हम लोग जो है सिविल डिसोबीडियंस जो है वॉयलेंट ना होने पर शांति तरीके से हमें डिसोबीडियंस करना है। ठीक है, आई होप कि आंसर जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इमेजिन यू आर अ वुमेन participating in the civil disobedience movement, explain what the experience meant to your life। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इमेजिन करना है कि आप एक वुमेन हो और आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है। लाइफ को लेकर अब आपका क्या नजरिया है या क्या एक्सपीरियंस है वो आपको बताना है। तो जिस टाइम की ये बात है उस टाइम जो वुमेन थी उन्हें राइट्स नहीं थे कि वो घर से बाहर आएं, या जो बाहर आ भी रही हैं तो उन मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट करें या फिर लोगों के अत्याचार के खिलाफ वो आवाज़ उठाएं, ये सब उनको आज़ादी नहीं थी। तो जब इसमें पार्टिसिपेशन किया गया, ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग अपने को इमेजिन कर रहे हैं तो इसमें पार्टिसिपेशन के बाद हमें ये समझ में आया कि हमें घर में ही नहीं रहना है। ठीक है, हमें मतलब ये समझ में आया कि हम बाहर आके फाइट कर सकते हैं, सिर्फ हम घर के लिए नहीं बने हैं। ठीक, इसके अलावा जो अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। जो गलत कानून बने हैं उनको हम तोड़ सकते हैं। इसके अलावा कि हमारा काम सिर्फ घर में ही रहना नहीं है, हमारा जो उत्तरदायित्व है वो हमारे देश के लिए भी है। ठीक है, तो हम देश सेवा में भी अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो कह सकते हैं एक्सपीरियंस थे वो उस समय की विमेन में आए, या फिर हम लोग अपने लिए बोल सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेशन के बाद ये एक्सपीरियंस हमारे साथ आए कि बाहर आकर फाइट करना है। जो मूवमेंट्स हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम उसे लीड कर सकते हैं। ठीक है, इनजस्टिस के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अपनी पावर इससे हमने पहचानी। क्यों? क्योंकि हमें पहले घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, और जब हमने इसमें पार्टिसिपेशन किया तो हमें अपनी पावर के बारे में समझ में आया और हमने अपनी पावर जो थी वो शो भी की। ठीक है, उसके अलावा हमें एक्सपीरियंस हुआ सोशल सर्विस का, समाज सेवा का, राष्ट्र सेवा का, हमें क्या हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमारी जिंदगी लाइफ क्या थी कि हमें बस घर में ही रहना है, घर परिवार को ही संभालना है। ठीक है, तो हमें इन चीजों का एक्सपीरियंस हुआ। जो भी चीजें गलत हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज उठाने का हमें एक्सपीरियंस हुआ। तो इस तरीके की चीजें जो है, इस तरीके के पॉइंट्स जो हैं, क्योंकि ये तो बड़ी कॉमन सी चीजें हैं जो आपको पता है, तो इसे आप लिख सकते हैं ये पॉइंट्स हुए, या फिर इसमें और भी पॉइंट्स आप अपने से ऐड कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लोग जो थे विमेन जो है उन्होंने अपने आप को देखना शुरू कर दिया, या फिर कह सकते हैं अगर हम अपने को इमेजिन कर रहे हैं तो हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि हम जो है वो राष्ट्र सेवा भी कर सकते हैं, नेशन के लिए नेशन सर्विस भी हम कर सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के क्वेश्चन पर पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो आपस में बटे हुए क्यों थे। तो पहली चीज अगर हम जानेंगे इसमें, तो समाज जो था अगर हम देखें तो अपर क्लास, लोअर क्लास और मुस्लिम्स, इनमें एक तरह से बटा हुआ था। ठीक है, कांग्रेस जो थी वो एक तरह से कहा जाता था कि अपर क्लास वालों की ही पार्टी है, जिसकी वजह से जब सिविल डिसोबीडियंस था तो उसमें अगर हम देखें तो जो मुस्लिम्स थे या जो ये लोअर क्लास के थे जिन्हें बाद में शेड्यूल क्लास कहा गया, जो दलित थे, इनका पार्टिसिपेशन जो था वो बहुत ही कम था। क्यों था? क्योंकि ये नाराज थे, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें इनका मानना था कि अपर कास्ट के ही लोग हैं। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की क्या सोच थी। महात्मा गांधी की सोच जो थी वो थी कि दलित जो है या फिर जो लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच का जो फर्क है वो खत्म करना चाहिए और सभी एक बराबर है, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं उन्हें इस तरीके का पाप जो है वो छोड़ना चाहिए और सबको साथ में आना चाहिए। हर काम को हर कोई कर सकता है। इसी वजह से महात्मा गांधी जो थे उन्होंने टॉयलेट वगैरह क्लीन करके भी दिखाया, सड़कों पे झाड़ू भी लगाया, जो सामान वगैरह वैसे ढोने वाले काम करते थे वो सब काम भी करके दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ये काम सभी कर सकते हैं। लेकिन जो दलित वर्ग था उनका वो थोड़ा सा इन समाज से कटा हुआ था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें जो प्रेफरेंस है वो सही कब मिलेगी, जब पॉलिटिकल पार्टी में उनका प्रवेश सही तरीके से होगा। यानी कि उनकी डिमांड थी कि उनके लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो था उसका इंतजाम किया जाए, मतलब अलग से उनके लिए चुनाव जो है वो कराया जाए, अलग से उनको एरिया दिया जाए जिससे कि वहां से वो जीते। तो मतलब अगर वो वहां से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वहां से वो जीतेंगे, तो एक क्या होगा कि पॉलिटिक्स में उनका कह सकते हैं प्रवेश जो है वो एंट्रेंस जो है वो उनका खुलेगा। तो इसके लिए वो क्या कर रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कर रहे थे कि उनका अलग से इलेक्शन होना चाहिए, अलग से उनको एरिया मिलना चाहिए। ठीक है,
तो यही सारी जो मांगे थी। जब सेकेंड राउंड टेबल सम्मेलन जो था, कॉन्फ्रेंस जो था, वो हुआ कब? 1930 में। तो उस टाइम में अगर हम देखें तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में इन्हीं बातों को लेकर क्लैशेस हुए। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था 1930 में, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में इन्हीं चीज़ों को लेकर क्लैशेस हुए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो ये चाहते थे कि जो दलित्स हैं उनके लिए अलग से इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट का इंतजाम किया जाए कि अलग से उनके चुनाव जो हैं वो हो, जिसमें पार्टिसिपेशन जो होगा वो सिर्फ दलित्स का होगा। ठीक है, तो जब ये डिमांड वहां पर रखी गई तो महात्मा गांधी जो थे वो इससे नाराज हो गए और यहाँ से उन्होंने बात करी आमरण अनशन की। मतलब ये कि जब तक डेथ नहीं हो जाएगी तब तक वो फास्ट रहेंगे अगर ऐसा होता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डिमांड मान ली थी। उन्होंने भी क्यों मान ली? क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि ज्यादा पावरफुल जो है महात्मा गांधी हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ से जो डिमांड हो रही है, अगर हम इसे मान लेते हैं तो इनके बीच में भी फूट पड़ सकती है। तो इसलिए उन्होंने उस डिमांड को माना और डिमांड मानने के बाद महात्मा गांधी जो थे वो नाराज हो गए और आमरण अनशन पर चले गए, जिसकी वजह से भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने बाद में इनकी बात मान ली। अब महात्मा गांधी जो थे वो नाराज क्यों हुए? महात्मा गांधी का ये कहना था कि जो हम यूनिफिकेशन चाह रहे हैं, कि सबको एक साथ ला रहे हैं, अगर इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट का इंतजाम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये प्रक्रिया अगर चलेगी, प्रोसेस चलेगा तो क्या होगा, समाज जो है वो एक नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो जो प्रोसेस है वो धीमा पड़ जाएगा। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या किया कि महात्मा गांधी ने इसके लिए मना कर दिया और आमरण अनशन पर चले गए। फिर आगे हम देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनकी बात मान ली, जिसकी वजह से पूना पैक्ट, सितंबर पूना पैक्ट जो था 1932, वो उस पर सिग्नेचर जो थे वो हुए महात्मा गांधी और अंबेडकर के। यहाँ पर डिमांड क्या मानी गई? डिमांड ये मानी गई कि जो प्रोविंसेस और सेंट्रल के काउंसिल के जो इलेक्शंस हैं उसमें जो दलित्स हैं वो पार्टिसिपेशन करेंगे, ठीक है, लेकिन उनको अलग से जो इलेक्टोरेट की प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगा, वो जनरल तरीके से ही होगी, सामान्य तरीके से ही होगा जैसा होता आ रहा है। ऐसा नहीं कि दलितों का अलग से चुनाव जो है वो कराया जाएगा। उनको सीट तो उनकी रिजर्व करनी मान ली गई, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, सीट रिजर्व करना मान लिया गया, लेकिन उनके लिए अलग से क्षेत्र जो था वो उस पे डिमांड जो थी उस डिमांड को नहीं माना गया, जिसके तहत पूना पैक्ट सितंबर 1932 जो था उस पे साइन हुआ। तो यहाँ पर क्या था, जो दलित थे उनकी एक डिमांड मान ली गई कि उनके लिए सीट जो है वो रिजर्व रहेगी, लेकिन उनको फिर भी ये लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो साथ तो किसका दे रही है, अपर कास्ट वालों का ही देगी, तो इसलिए वो बटे हुए थे। ठीक, अब बात करते हैं हम मुस्लिम्स की तरफ आ जाते हैं। उसमें भी अगर हम देखें, मुस्लिम्स में अगर हम देखें तो वहां पर भी क्या था कि जो पहले खिलाफत आयोग के लिए बात हुई थी महात्मा गांधी से कि उसमें पार्टिसिपेशन किया जाएगा, ठीक है, लेकिन जब कांग्रेस जो थी उससे धीरे धीरे ये चीज जो थी वो हटने लगी, तो जो मुस्लिम्स थे वो नाराज रहने लगे, जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस में उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि उधर भीमराव अंबेडकर की तरफ से क्या नाराजगी थी, दलित्स की तरफ से क्या नाराजगी थी। फिर आगे हम इसमें बात करें तो खिलाफत आयोग की जो डिमांड थी या जो साथ लेकर चलने की बात थी, उससे कांग्रेस जो थी वो पीछे हटने लगी, जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स थे वो नाराज होने लगे और इसी वजह से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, अब जब उन्होंने पार्टिसिपेशन उसमें मतलब किया, लेकिन बहुत थोड़े स्तर पर किया, छोटे स्तर पर उन्होंने पार्टिसिपेशन किया और ये लोग एकजुट होकर रहते थे। जैसे दलित थे उनका आपस में एसोसिएशन बना था, मुस्लिम थे इनका आपस में एसोसिएशन बना था, तो इनकी अपनी अपनी डिमांड्स थी। फिर इसके साथ ही साथ जब मुस्लिम जो थे तो मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने क्या देखा कि जो कांग्रेस है उसका उठना बैठना मिलना जुलना जो है वो ज्यादा किससे है, हिंदू महासभा के लोगों के साथ है, जिसकी वजह से ये और नाराज होने लगे और इस तरीके से ये कांग्रेस से दूर होने लगे। ठीक है, अब जैसे जैसे ये दूर हो रहे हैं लोगों के बीच में क्या है, मतभेद जो थे वो बढ़ रहे थे और जितने ही मतभेद बढ़ रहे थे तो जगह जगह पर इसकी वजह से राइट्स जो थे वो हो रहे थे। इसी वजह से जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट के में आपस में बटे हुए थे। वहां दलित जो थे उनका अलग से था कि हमको अलग से क्षेत्र दिया जाए, यहाँ मुस्लिम जो थे उनका था कि अलग से क्षेत्र दिया जाए, और महात्मा गांधी का था कि सबको साथ लेकर चलना है। इसी वजह से लोग जो थे वो आपस में बटे हुए थे। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब।
फ्री है पर बेस्ट है।